नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की चर्चा में। आज हम एक ऐसे कानून की पड़ताल करने वाले हैं जो बना तो था 80 के दशक में, लेकिन जिसकी जरूरत शायद आज सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं स्त्री अशिष्ट रूपण मतलब द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 की। और हमारे पास जो स्रोत है वो एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। ये खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से इस कानून को समझाता है। हाँ। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इस कानून के फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि 1986 में बना ये कानून आज के इंस्टाग्राम, टिकटॉक और AI के जमाने में कितना टिक पाता है। यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये आज भी महिलाओं की गरिमा की रक्षा कर सकता है? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि 1986 में अचानक इस कानून की जरूरत क्यों पड़ गई? मतलब माहौल क्या था उस वक्त? देखिए, वो दौर था जब भारत में मास मीडिया, खासकर प्रिंट और विज्ञापन की दुनिया तेजी से बढ़ रही थी। अच्छा। और उसके साथ ही विज्ञापनों में, मैगजीन के कवर पर, पोस्टरों में महिलाओं को एक वस्तु की तरह या बहुत ही अपमानजनक तरीके से दिखाने का चलन भी बढ़ रहा था। मैं समझ सकती हूँ। तो समाज में इस बात को लेकर काफी बेचैनी थी। तो इसी बढ़ते अशिष्ट चित्रण को रोकने के लिए और महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये कानून लाया गया। यानी ये एक तरह का रिएक्शन था उस वक्त के मीडिया ट्रेंड्स पर। लेकिन ये जो शब्द है अशिष्ट चित्रण या इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, ये सुनने में बहुत सब्जेक्टिव लगता है। हाँ, लगता है। मतलब जो एक के लिए अशिष्ट है वो दूसरे के लिए कला हो सकती है। तो कानून इसे कैसे परिभाषित करता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कानून बनाने वालों को इस चुनौती का अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने इसे सिर्फ अश्लीलता या न्यूडिटी तक सीमित नहीं रखा। अच्छा। कानून की धारा 2C में इसकी एक कह सकते हैं कि 3 पैर वाली परिभाषा दी गई है। कोई भी चित्रण अशिष्ट तब माना जाएगा जब वो 3 शर्तें पूरी करें। ओके, और वो 3 शर्तें क्या हैं? जाजनक या अपमानजनक मतलब डिरोगेटरी हो। और तीसरी, और ये सबसे जरूरी है, कि वो सार्वजनिक नैतिकता यानी पब्लिक मोरालिटी को बिगाड़ने या भ्रष्ट करने की क्षमता रखता हो। मतलब ये तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तभी वो इस कानून के दायरे में आता है। समझ गई। तो ये सिर्फ तस्वीर के बारे में नहीं है, बल्कि उसके समाज पर असर के बारे में भी है। अच्छा, इस कानून से जुड़ी कुछ तारीखें और फैक्ट्स हैं जो स्रोत के मुताबिक परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। उन पर एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अधिनियम का साल है 1986। संसद ने इसे पास किया 23 दिसंबर 1986 को। ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी तारीख है इसके लागू होने की, जो है 2 अक्टूबर 1987। 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। स्रोत में इसे याद रखने की एक बड़ी अच्छी ट्रिक दी हुई है। हाँ, बिल्कुल। कानून की बनावट कैसी है? इसकी बनावट ही इसकी सबसे खास बात है। ये बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट एक्ट है। इसमें कुल सिर्फ 10 धाराएं हैं, 10 सेक्शंस। सिर्फ 10? हाँ, और एक भी अध्याय यानी चैप्टर नहीं है, 0 चैप्टर्स। सिर्फ 10 धाराएं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर एक धारा बहुत सोच समझकर लिखी गई होगी और उसका अपना एक खास महत्व होगा। बिल्कुल, और ये पूरे भारत पर लागू होता है। चलिए अब उन परिभाषाओं पर वापस आते हैं। धारा 2 में अशिष्ट रूपण के अलावा भी कुछ मजेदार परिभाषाएं हैं, जैसे कि विज्ञापन। हाँ, आज के जमाने में विज्ञापन का मतलब तो फेसबुक ऐड या यूट्यूब ऐड होता है। हाँ। 1986 का कानून इसे कैसे देखता है? यहीं पर यह कानून आज भी प्रासंगिक हो जाता है। धारा 2A के मुताबिक विज्ञापन का मतलब सिर्फ पोस्टर, बैनर नहीं है। इसमें नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर सब कुछ शामिल है। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात, इसमें प्रकाश या धुएं से किया गया प्रदर्शन भी शामिल है। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने प्रोजेक्टर या लेजर शो जैसी चीजों को भी इसमें शामिल कर लिया था। कमाल है। और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या मतलब है? धारा 2B कहती है कि वितरण का मतलब है किसी भी चीज को लोगों तक पहुंचाना, चाहे मुफ्त में सैंपल के तौर पर या पैसे लेकर। ओके। तो अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ कोई आपत्तिजनक कैलेंडर मुफ्त में भी बांट रही है तो वो भी वितरण माना जाएगा। तो अगर मैं एक उदाहरण लूं, मान लीजिए किसी मोबाइल फोन के डिब्बे पर कोई ऐसी तस्वीर है जो इस कानून की परिभाषा में आती है, तो क्या वो कंपनी भी मुश्किल में पड़ सकती है? बिल्कुल, आपका उदाहरण एकदम सटीक है। कानून की धारा 2E पैकेज को परिभाषित करती है, जिसमें बॉक्स, कार्टन, टिन सब कुछ आता है। और लेबल? हाँ, और धारा 2D लेबल को। तो उस मोबाइल के डिब्बे पर लगा चित्र लेबल है और वो डिब्बा खुद पैकेज है। उसे बेचना वितरण है। ये सब इस कानून के तहत कवर होता है। ये तो बहुत व्यापक है।
अब आते हैं इस कानून के दिल पर। वो कौन सी धाराएं हैं जो असल में रोक लगाती हैं? धारा 3 और 4, इनमें क्या फर्क है? ये इस कानून की एक्शन वाली धाराएं हैं। धारा 3 खास तौर पर विज्ञापनों पर निशाना साधती है। एड्स पर मतलब? हाँ, एड्स पर। ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा विज्ञापन ना तो बनाएगा, न बनाने में मदद करेगा और ना ही उसे प्रकाशित या प्रदर्शित करेगा। और धारा 4? धारा 4 का कैनवस और भी बड़ा है। ये विज्ञापनों से आगे जाकर किताबों, पत्रिकाओं, तस्वीरों, फिल्मों, स्लाइड्स, पेंटिंग्स, मतलब किसी भी भौतिक वस्तु के प्रकाशन और डाक द्वारा भेजने पर रोक लगाती है। तो आप ऐसी कोई भी चीज बना नहीं सकते, बेच नहीं सकते, किराए पर नहीं दे सकते या पोस्ट ऑफिस से भेज भी नहीं सकते। तो अगर मैं सही समझ रही हूँ, धारा 3 विज्ञापनों यानी कमर्शियल प्रमोशन के लिए है और धारा 4 बाकी सभी तरह की सामग्री यानी कंटेंट के लिए है। बिल्कुल सही। एक विज्ञापनों के लिए, दूसरी बाकी सब चीजों के लिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसके कुछ अपवाद भी हैं? मान लीजिए मेडिकल की कोई किताब है जिसमें शरीर रचना विज्ञान समझाने के लिए चित्र हैं। यस। खजुराहों की मूर्तियों की तस्वीरें हैं, क्या वो भी गैर कानूनी हो जाएंगी? बहुत अच्छा सवाल है और कानून बनाने वालों ने इस पर सोचा था। धारा 4 में 3 बड़े अपवाद दिए गए हैं। पहला है जनहित। जनहित? हाँ, अगर कोई प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या ज्ञान के भले के लिए है तो उसे छूट है। आपकी मेडिकल की किताब इसी में आएगी। लेकिन ये जनहित वाली बात तो बहुत अस्पष्ट है। कौन तय करेगा कि कौन सी कला जनहित में है और कौन सी नहीं? इसका तो गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आपने बिल्कुल सही चिंता जताई है। ये एक ग्रे एरिया है और अक्सर अदालतों में इस पर बहस होती है। जज तय करते हैं कि किसी मामले में कलात्मक स्वतंत्रता की सीमा कहाँ खत्म होती है और अशिष्टता कहाँ से शुरू होती है। दूसरा अपवाद धार्मिक है। प्राचीन मंदिरों, मूर्तियों या धार्मिक प्रतीकों पर बने चित्रों को इससे बाहर रखा गया है। और तीसरा अपवाद है सिनेमा। सिनेमा मतलब फिल्मों पर ये कानून लागू नहीं होता? उन फिल्मों पर नहीं जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत सेंसर बोर्ड से पास हो चुकी हैं। अच्छा, मतलब सेंसर बोर्ड ने देख लिया है तो ठीक है। हाँ, माना जाता है कि सेंसर बोर्ड ने पहले ही फिल्म को देख परख लिया है। ठीक है, तो विज्ञान, धर्म और सेंसर पास फिल्में। अब मान लीजिए कोई इन नियमों को तोड़ता है तो एक्शन कौन लेगा? क्या कोई भी पुलिस वाला जाकर किसी दुकान पर छापा मार सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये इस कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। धारा 5 साफ कहती है कि तलाशी लेने और सामान जब्त करने की शक्ति सिर्फ एक राजपत्रित अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर के पास है। गजेटेड ऑफिसर? जिसे राज्य सरकार ने अधिकृत किया हो, और उसे भी तलाशी के लिए वारंट की जरूरत पड़ेगी। कोई भी कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर जाकर यह कार्रवाई नहीं कर सकता। ये तो एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है ताकि कानून का दुरुपयोग न हो। अब उस चीज पर आते हैं जिसे स्रोत में एग्जाम ट्रैप कहा गया है। हाँ, मुताबिक ये अपराध संज्ञेय है। कॉग्निजेबल मतलब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, गंभीर तो है, लेकिन ट्रैप अब आता है। ये अपराध जमानतीय है। अरे, ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। मैं भी यही सोचती कि इतना गंभीर मामला है तो गैर जमानती ही होगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। मतलब गिरफ्तारी तो तुरंत हो सकती है पर थाने से जमानत मिल सकती है। ये तो वाकई एक प्याज है। बिल्कुल, कॉग्निजेबल लेकिन बेलेबल, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है और इसीलिए ये परीक्षाओं के लिए एक पसंदीदा सवाल बन जाता है। चलिए एक स्थिति सोचते हैं। मान लीजिए एक मशहूर कॉमेडियन अपने शो में एक ऐसा स्केच करता है जो किसी महिला नेता का अपमानजनक चित्रण करता है। बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण है। वो वीडियो YouTube पर वायरल हो जाता है और लाखों लोग उसे शेयर करते हैं। क्या ये मामला इस 1986 के कानून के दायरे में आएगा? ये एक बेहतरीन सवाल है। चलिए इसे तोड़ कर देखते हैं। कॉमेडियन ने वीडियो बनाया और YouTube पर प्रकाशित किया। ये सीधे सीधे धारा 3 और 4 का उल्लंघन हो सकता है, बशर्ते वो वीडियो अशिष्ट रूपण की उन 3 शर्तों को पूरा करता हो। और वो लोग जो उसे शेयर कर रहे हैं उनका क्या? यहाँ ये कानून आज के युग में अनजाने में ही सही बहुत शक्तिशाली हो जाता है। वीडियो को शेयर करना एक तरह का वितरण या प्रसार है जो धारा 4 के तहत आता है। अच्छा, तो हर शेयर करने वाला व्यक्ति तकनीकी रूप से कानून का उल्लंघन कर रहा है। 1986 में उन्होंने डाक से भेजना लिखा था, आज के जमाने में वही शेयर बटन बन गया है। वाह, मतलब ये कानून भविष्य के लिए तैयार था, बिना ये जाने के भविष्य कैसा होगा। अब जब अपराध की बात हो गई तो सजा की भी बात कर लेते हैं। इसमें सजा कितनी होती है? धारा 7 में सजा का जिक्र है। अगर कोई पहली बार ये अपराध करता है तो उसे 2 साल तक की जेल और 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 2 साल और 2000 रुपए। और अगर वही व्यक्ति दोबारा ये गलती करे तो? तब कानून बहुत सख्त हो जाता है।
दूसरी बार या उसके बाद अपराध करने पर सजा काफी बढ़ जाती है। जेल न्यूनतम 6 महीने से लेकर 5 साल तक हो सकती है। न्यूनतम 6 महीने, मतलब कम से कम 6 महीने की जेल तो होगी ही, उससे कम नहीं हो सकती। जी, और जुर्माना भी बढ़कर 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक हो जाता है। तो दूसरी बार पकड़े जाने पर मामला बहुत गंभीर हो जाता है। कुछ और भी धाराएं हैं जिनका जिक्र स्रोत में है, जैसे कंपनियों के बारे में या अधिकारियों को मिलने वाली सुरक्षा के बारे में। हाँ, संक्षेप में बता देता हूँ। एक प्रावधान है कि अगर कोई कंपनी अपराध करती है तो उस कंपनी का जो भी इंचार्ज व्यक्ति है उसे जिम्मेदार माना जाएगा, जब तक वो खुद को बेगुनाह साबित न कर दे। हाँ, जब तक वो ये साबित न कर दे कि ये उसकी जानकारी के बिना हुआ। धारा 9 उन अधिकारियों को सुरक्षा देती है जो सद्भावना मतलब गुड फेथ में कार्रवाई कर रहे हैं। और धारा 10 केंद्र सरकार को इस कानून से जुड़े नियम बनाने की शक्ति देती है, राज्यों को नहीं। तो अब इस पूरी बातचीत को समेटते हुए अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आएं कि ये कानून आज के डिजिटल युग में कितना प्रासंगिक है, तो जवाब क्या लगता है? जवाब है, ये पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। जैसा हमने कॉमेडियन वाले उदाहरण में देखा, प्रकाशन, प्रदर्शन, वितरण जैसे शब्द आज नए मायने ले चुके हैं। सही बात है। एक वायरल मीम, एक अपमानजनक व्हाट्सएप फॉरवर्ड या एआई से बनाई गई कोई गलत तस्वीर, ये सब तकनीकी रूप से इस कानून के दायरे में आ सकते हैं। ये कानून हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने का अधिकार, हाँ, और अनुच्छेद 51A जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं को त्यागने का कर्तव्य बताता है, को एक कानूनी हथियार देता है। तो चलिए हमारे श्रोताओं के लिए, खासकर जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस पूरी चर्चा के 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स को दोहराते हैं। वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए? अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। बताइए। 1. लागू होने की तारीख 2 अक्टूबर 1987, गांधी जयंती। 2. पहली बार सजा 2 साल तक जेल और 2,000 रुपए तक जुर्माना। 3. अपराध की प्रकृति, ये जमानती है, गैर जमानती नहीं, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। और 4. तलाशी का अधिकार, सिर्फ राजपत्रित अधिकारी के पास, वो भी वारंट के साथ। और वो आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए? 3 आम गलतियां हैं। पहली, जुर्माने की राशि को 2,000 की जगह 200 समझ लेना। अच्छा, 1 0 का फर्क। हाँ। दूसरी, इसे गैर जमानती मान लेना। और तीसरी, ये सोचना कि कोई भी पुलिस वाला तलाशी ले सकता है। ये तीनों धारणाएं गलत हैं। बहुत बढ़िया। तो ये साफ है कि स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी पहुंच बहुत गहरी है। इसकी हर धारा, हर शब्द आज के डिजिटल युग में नई चुनौतियों के सामने खड़ा है। बिल्कुल। और अब जब हमने इस कानून की परतों को खोलकर देख लिया है, मैं इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर छोड़ना चाहती हूँ जो शायद इस कानून के भविष्य से जुड़ा है। जरूर पूछिए। हमने बात की कि कैसे 1986 का ये कानून अनजाने में ही सही सोशल मीडिया और वायरल कंटेंट जैसी चीजों से निपट सकता है, लेकिन अब हम एक नई चुनौती के मुहाने पर खड़े हैं, डीप फेक और AI जनरेटेड इमेज। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या चित्रण या रिप्रेजेंटेशन की हमारी मौजूदा कानूनी समझ इन नई तकनीकों से निपटने के लिए काफी है, जहां किसी की तस्वीर को बिना उसकी सहमति के किसी भी रूप में बदला जा सकता है? और क्या इस कानून को इन नए और ज्यादा खतरनाक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नए अपडेट की जरूरत है?